फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन सेल्स की कंसंट्रेशन सेल्स से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है, इससे हम कंसंट्रेशन की हेल्प से हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें इस लेक्चर में बस यही देखना है कि हम इसकी हेल्प से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक सेल ले ली विदाउट ट्रांसपेरेंस वाली। ठीक है, विदाउट ट्रांसपेरेंस में हमने क्या लिया था, Ag और AgNO3 का सॉल्यूशन लिया था। इन्होंने सिंपली वो HCl और AgCl हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे जो HCl के सॉल्यूशन में डिप होगी। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंपली H 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे HCl एक्टिविटी A1, AgCl सॉलिड और Ag। ठीक है, ये बस आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। सिंपली बस इसमें सब में यही हो रहा है कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक इक्वेशन बनती है, उससे EMF निकलता है नर्नेस्ट इक्वेशन में पुट करके, बस और कुछ भी नहीं है। सिंपली बस आपको रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए। और रिप्रेजेंट करना मैंने सिखा दिया था कि भाई पहले कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारी सेल की रिप्रेजेंटेशन बन गई। अब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे कि भाई सेल रिएक्शन क्या होगी। तो हमारी सेल रिएक्शन होगी हाफ H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर AgCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Ag प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये रिएक्शन हम लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें आई थी हमारी कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपेरेंस। ठीक है, तो ये वो वाली रिएक्शन है। अब सिंपली इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम नर्नेस्ट इक्वेशन में EMF की वैल्यू निकाल देंगे नर्नेस्ट इक्वेशन पुट करके। तो E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल प्लस RT F ln 1 में AH पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। बाकी सबकी एक्टिविटी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सॉलिड की तो 1 होती है, Ag सॉलिड की 1 हो जाएगी, AgCl सॉलिड की 1 हो जाएगी, और गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1। ध्यान रखना इस चीज का। और प्योर लिक्विड की भी 1 हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता है एक्टिविटी का फॉर्मूला अभी ये वाला हो गया, और ये क्या कहलाएगा, एक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव और इनटू एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। टोटल हमने एक्टिविटी A लिख दिया है। ठीक है, अब एक्टिविटी का फॉर्मूला मोलैलिटी से रिलेट करके कैसे आता है, A इज इक्वल टू M स्क्वायर गामा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर। ये क्या है, आपकी मीन एक्टिविटी। ठीक है, कोफिशिएंट। और यदि एक्टिविटी का एक्टिविटी कोफिशिएंट के साथ फॉर्मूला लिखते हैं तो सिंपली आता है M इंटू गामा। ठीक है, ये है एक्टिविटी का एक्टिविटी कोफिशिएंट के साथ फॉर्मूला। ये है एक्टिविटी का मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के साथ रिलेशन। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम एक ही जगह क्या पुट कर सकते हैं, M स्क्वायर गामा पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर। ठीक है, तो जब ln डिवाइड में हो जाते हैं तो ln अलग होकर क्या हो जाता है, माइनस में। तो ln1 माइनस 2 ln M गामा पॉजिटिव नेगेटिव। 2 कहाँ से आया, जो ये M स्क्वायर गामा स्क्वायर था ये होल स्क्वायर हो जाता, और जब इसके पावर में थी ये, तो पावर ln के आगे आ जाती है, तो ये 2 आगे आ गया। सिंपली अब क्या करेंगे, ln1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है आपकी, तो ln1 तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, सिंपली क्या बची, 1 तो गायब हो गया यहाँ से, तो ये बची 2RTF ln M गामा पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये ln मल्टीप्लाई में है, तो ln मल्टीप्लाई में होंगे तो ln क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, पर बाहर माइनस है। ठीक है, सिंपली इसको क्या लिखेंगे, यदि ब्रैकेट में होता तो 2RTF ln M प्लस 2RTF अपॉन ln गामा पॉजिटिव नेगेटिव, पर बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, आपकी दोनों माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी सिंपली इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली आ गई। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे E सेल था आपका, ठीक है, तो 2RTF ln ये वाली जो टर्म है वो इस साइड ले जाएंगे, और ये वाली टर्म भी क्या ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो आपकी लास्ट जो इक्वेशन आ जाएगी ये आ जाएगी। ठीक है, और गामा पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन। तो अब ये इक्वेशन आने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसके बीच में, एक ये जो इक्वेशन है और रूट M के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर जो रूट M वाला एब्सिस्सा है उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे M इक्वल टू 0 तक।
तो उससे क्या होगा, जब m इक्वल टू 0 तक करेंगे तो आपका इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, m 0 कब होगा, जब आपका इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गामा की वैल्यू इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे 1 हो जाती है, तो ln 1 क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये दिस इक्वल टू दिस आ जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वाली पूरी टर्म तो 0 हो गई। तो इस साइड आके बस ये केवल ई नोड AgCl वाला बचेगा। ठीक है, तो ये तो हम सिंपली हम निकाल सकते हैं, और यदि हम ये सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, और तो हम ई नोड तो हमें पता होगा, तो उसकी हेल्प से हम गामा पॉजिटिव नेगेटिव निकाल सकते हैं किसी भी मोलैलिटी पे। ठीक है, और ईएमएफ ऑफ द सेल तो हमारा ऊपर से हम मेजर कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन जिससे हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं किसी भी सेल का, मतलब कंसंट्रेशन सेल का। ठीक है, इसके बाद है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयन। तो वैलेंसी ऑफ आयन कैसे डिटरमाइन करेंगे? ठीक है, तो सिंपली हम सबसे पहले कंसंट्रेशन सेल लेंगे, कौन सी वाली, विदाउट ट्रांसफरेंस वाली। ठीक है, तो उसका ईएमएफ कैसे दिया जाएगा, E इक्वल टू RT NF ln A2 अपॉन में A1। पीछे जाके देख लेना, ईएमएफ की फॉर्मूला यही था। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, RT NF ln C2 अपॉन में C1। ठीक है, कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो और N क्या है आपकी, वैलेंसी ऑफ आयन इन्वॉल्व। ठीक है, तो अब यहां से हम N कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से, यदि हमें कंसंट्रेशन की सेल की वैल्यू पता हो। ठीक है, कंसंट्रेशन की वैल्यू पता हो, और ईएमएफ ऑफ द सेल तो हम सिंपली निकाल लेंगे, वो तो हमारा मेजर हो ही जाएगा ऊपर से। यदि हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू पता हो तो R कांस्टेंट, टेम्परेचर हम कोई भी ले लेंगे, फैराडे F की वैल्यू कांस्टेंट, तो वहां से N की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को लेके जो ओग एक साइंटिस्ट था, उसने 1898 में एक सेल सेटअप की। ठीक है, N/20 मर्कुरस नाइट्रेट सॉल्यूशन और N/2 मर्कुरस नाइट्रेट सॉल्यूशन की। ठीक है, बस दोनों की नॉर्मलिटी अलग अलग ले ली, मतलब कंसंट्रेशन अलग अलग ले ली। ठीक है, तो C2 अपॉन में C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और ये 1/20। तो C2 अपॉन C1 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ईएमएफ ऑफ द सेल का जो फॉर्मूला था 0.059 RT अपॉन में F की वैल्यू इन्होंने पुट कर दी। ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये तो आपको पता ही है, ईएमएफ की वैल्यू यही होती है, जब हम R की वैल्यू पुट कर देंगे, T की वैल्यू पुट कर देंगे और F की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कांस्टेंट आता है। ठीक है, log C2 अपॉन में C1। ठीक है, तो और C2 अपॉन में C1 की क्या वैल्यू आई थी, 10, तो ये log 10। ठीक है, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ठीक है, और हमने जो ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर किया था वो आया था आपका 0.0295 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू रख देंगे, तो आपकी N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसका मतलब वैलेंसी ऑफ मर्क्यूरस आयन कितनी है, 2। तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय Hg2 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी आयंस की, यदि हमें उनकी कंसंट्रेशन पता है और बाद में उनका ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं, तो हम उसकी हेल्प से वैलेंसी ऑफ द आयंस निकाल सकते हैं। थैंक यू।